Hello, friends. Am I audible? Please raise your hands if I am audible. या ओके। वेस्कुलाइटिस सोसाइटी आप सबका स्वागत करती है। आज हमारी ऑनलाइन मीट है वेस्कुलाइटिस के पेशेंट्स के साथ। जैसे कि सबको पता है कि वेस्कुलाइटिस सोसाइटी एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जिसका एकमात्र एम वेस्कुलाइटिस पेशेंट की हेल्प करना है। तो इसमें हमारा एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है जिसमें हम लोग पेशेंट्स के साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीट करते हैं। प्रेजेंटली हमारा ये जो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है पंजाब और हरियाणा में काम कर रहा है, लेकिन हम इसको पैन इंडिया स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास रिमेटोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर जोबन हैं। बहुत सारे लोग आप में से डॉक्टर जोबन को ऑलरेडी जानते होंगे। इन्होंने अपनी एमडी फिर डीएम अब पीजीआई से करी है और प्रेजेंटली एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर लुधियाना में काम कर रहे हैं। तो वेलकम डॉक्टर जोबन। डॉक्टर जोबन, डॉक्टर जोबन, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। हेलो। हाँ डॉक्टर जोबन, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप मीट। ओके। हाँ जी, कोई बात। हाँ जी। अ, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा है डॉक्टर जोबन को ज्वाइन करने में, बस 1-2 मिनट की वेट। हो गया डॉक्टर? हाँ जी, आपका शो हो रहा है, आप अपना कैमरा ऑन कर लें।
Screen share, kindly allow me. ठीक है, तो बोल लो। आप सबसे पहले डॉक्टर अपना कैमरा ऑन कर लें, ताकि सब आपको देख पाए एक बारी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, श्योर। एक्चुअली मेरी साइड से इट्स ऑन, वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इज इट विजिबल नाउ? नो। नो। आपकी साइड से तो नहीं कैमरे का कोई इशू, क्योंकि रेड मार्क आ रहा है, आई कुड नॉट डू इट। नहीं। होस्ट, हमारे आई थिंक होस्ट ने डिसेबल कर रखा है। नहीं, बाकी सब ने तो ऑन किया है अपना अभी। ओके ओके, ठीक है, 1 मिनट। नाउ सम टेक्निकल ग्लिच। क्या हमारे पार्टिसिपेंट्स कैमरा ऑन करके देखेंगे? दे आर एबल टू स्विच ऑन देयर कैमरास? या, इट्स ऑन, इट्स it's ऑन yeah, नाउ। yes, it's on now. ओके ओके। सो वेलकम डॉक्टर जॉबन। तो हमने आपको वेलकम पहले किया, पर थैंक तब यू। आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे। हेलो, एम आई ओके ओके ऑडिबल? ओके, माय अपॉलजी। नो। हेलो। यस यस यस। तो वी वर टेलिंग के डॉक्टर जॉबन हमारे पास आज रिमेटोलॉजी के नो, एक्सपर्ट यू आर हैं। ऑडिबल टू मी। या, Okay, so I'll just share my slides. Uh, uh, 1 minute. Is it visible, my slides? नो, यू आर विजिबल, नॉट द स्लाइड्स। 1 minute. मैं आपको slides भेज दूं? Can you open it? Because on my end there is some glitch. सर, आई विल ट्राई। आप ऐसे ही बता दें, नो Okay. वरीज, विदाउट स्लाइड्स बता दें। ओके, ठीक है। सॉरी फॉर द ग्लिच, एक्चुअली आई मेड सम स्लाइड्स बट मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज इट्स अ पेशेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम, तो आई डोंट थिंक सो कि वी रिक्वायर एनी स्लाइड्स। राइट। तो टुडे हम जैसे डिस्कस करेंगे अटेंडेड स्क्रीन शेयरिंग। वन सेकंड, आई थिंक अभी शेयर शेयर अलाउ किया है, तो नाउ आई कैन डू परहैप्स। सो वन, आई विल ट्राई वंस। डिसेबल्ड। पहले तो आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज लेट मी नो, देन ओनली आई विल स्टार्ट। प्लीज रेज योर हैंड्स if you are if you are able to listen to Dr. Joban. Yes, Asim Garg raised hands. From Seema Baluja, yes.
Doctor, yes, ओके everyone is ओके able सो to listen to you. फाइन फाइन। आई थिंक काफी लोगों से तो मैं मिल चुका हूँ पीजीआई में, एंड Right. आई प्रिज्यूम कि मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम जीपीए। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जीपीए किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकता है। आप लोगों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता कि जीपीए किस रूप में हमारे शरीर में दस्तक दे सकता है। सो मोस्टली जब हम जीपीए बीमारी की बात करते हैं तो एक तरह का ये वैस्कुलाइटिस है। वैस्कुलाइटिस मतलब कि खून की सप्लाई जो है, जो जो नसें हमारे शरीर में खून को सप्लाई करती हैं, उन नसों में सूजन आ जाने की वजह से खून का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। सो उसकी वजह से हमारे जो भी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें खून की सप्लाई कम होने की वजह से वो अंग जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। सो आमतौर पे ये जो बीमारी है सबसे ज्यादा कान, फेफड़े और जो हमारे गुर्दे होते हैं, किडनीज, उन पे असर डालती है। सो कान में क्या क्या दिक्कत हो सकती है? लोगों को खरीद बन सकती है, पपड़ी बन सकती है, खून आ सकता है नाक से, नाक बंद रहना शुरू हो सकता है, साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, सुनाई देने में दिक्कत हो सकती है। सो आप लोगों को ऑलरेडी ये बीमारी, यू ऑल आई प्रिज्यूम कि आप लोगों को यू आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। तो ना केवल शुरुआत में इस बीमारी का डायग्नोसिस बनाने के लिए सिम्टम जरूरी हैं, बट कभी भी फ्यूचर में भी अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि आपके नाक में वापस से पपड़ी बन रही है या फिर खड़ी बन रही है या नाक से खून आ रहा है या नाक बंद रह रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, बिकॉज ये बीमारियां बार बार आपको तंग कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्रॉपर इलाज करा लिया, तो इलाज कराने के बावजूद भी कुछ लोगों में, 10% लोगों में ये बीमारी, 10-15% लोगों में ये बीमारी बार बार वापस आ सकती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बीमारी वापस आ रही है? अगर आपके नाक में खरीद बढ़ने लग पड़े, खून आने लगे, नाक बंद रहने लग पड़े, या फिर सुनाई देने में कोई दिक्कत होने लगे। सो काफी टाइम आपको, आप आई थिंक मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सफर्ड कि शुरुआत में जब आपको ये दिक्कत हुई तो पहले आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते थे, वो आपको एंटीबायोटिक्स देते थे, लेकिन डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद भी आपकी दिक्कत ठीक नहीं हो रही थी। तो हमें इस बीमारी के बारे में तब सोचना चाहिए अगर आप काफी टाइम से एंटीबायोटिक के कोर्सेस लिए जा रहे हैं, बट उसके बावजूद आपको नाक के जो सिम्टम है, जो साइनस की प्रॉब्लम है, कान से रेशा चलना, कान में आवाजें आना, कान में दर्द होना, दबाव महसूस होना, सुनाई देने में दिक्कत होना, अगर ये सब दिक्कतें एंटीबायोटिक्स लेने के बावजूद, बार बार लेने के बावजूद अगर आपको तंग कर रही है, देन यू मस्ट सी अ रूमेटोलॉजिस्ट, क्योंकि एक्चुअल में आपको ये जीपीए की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा कई बार इतनी ज्यादा ये दिक्कत बढ़ जाती है कि हमारे नाक की जो हड्डी है वो गलना शुरू हो जाती है, तो नाक नीचे को धंस जाता है। तो काफी लोग हमारे पास पहली बार इसी तरह से आते हैं कि उनकी नाक की हड्डी धंस गई है, और काफी बार पता भी इस बीमारी का तब चलता है जब इतनी आगे बीमारी पहुंच जाती है। तो हमारा यही होता है कि बीमारी इतनी आगे ना पहुंचने दें। अगर आपको नाक में पपड़ी, खरीद ये सब बन रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, बिकॉज आपकी बीमारी वापस आ रही हो सकती है। इसके अलावा ना केवल कान और नाक, ये आंख पे भी असर डाल सकती है। शुरुआत में आंख में रेडनेस होती है, दर्द होती है। अगर हम उसका इलाज टाइम से ना कराएं तो हमारी आंख काली भी पड़ सकती है और आंख फटने का भी डर रहता है। तो इसलिए कभी भी आंख लाल हो तो नॉर्मल उसको फ्लू या नॉर्मल उसको इन्फेक्शन सोच के इग्नोर नहीं करना है, आपने अपने डॉक्टर को दिखाना है ताकि आपकी बीमारी टाइम से पकड़ में आ जाए। और इसके अलावा ये हमारे मुंह में छाले कर सकती है, तो अगर आपको बहुत बड़े बड़े मुंह में छाले हैं तो वो भी इस बीमारी का लक्षण हो सकता है। अब ये तो हमने बात की कान, नाक, आंख और मुंह की। इसके अलावा ये फेफड़ों पे बहुत ज्यादा असर डालती है। खांसी हो सकती है, बलगम आ सकता है, खून आ सकता है खांसी के साथ। तो खांसी के साथ खून आना, उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर थोड़ा भी खांसी के साथ आपके खून आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इस बीमारी की वजह से आपकी छाती के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। तो छाती में ब्लड बह सकता है, विच इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन, और वो एक तरह की इमरजेंसी होती है। तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर थोड़ा भी आपकी खांसी में खून आ रहा है। तो काफी टाइम आपने देखा होगा, आप में से काफी लोगों को जब शुरुआत में खांसी हुई होगी या बलगम आया होगा, सांस लेने में दिक्कत हुई होगी या खांसी में खून आया होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोसिस बनाए गए होंगे। किसी ने आपको निमोनिया बोला होगा, किसी ने टीबी बोला
होगा, किसी ने फंगस इन्फेक्शन बोली होगी, और कुछ हमारे ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको शुरुआत में कैंसर तक डिक्लेयर कर दिया था कि ये कैंसर है, बट जब उनका बायोप्सी किया गया तो उसमें देखा गया कि ये एक्चुअल में जीपीए की वजह से उनके कैंसर जैसा मास इकट्ठा हो गया था छाती में। तो ये डिफरेंट विभिन्न विभिन्न प्रकार से ये बीमारी जो है वो छाती में दिक्कत कर सकती है। इसके अलावा ये बीमारी गुर्दों पे काफी असर डालती है। आपके पेशाब में झाग आना शुरू हो सकता है, पेशाब में खून आना शुरू हो सकता है, पेशाब कम होना शुरू हो सकता है, और पैरों में सूजन आ सकती है, चेहरे पे सूजन आ सकती है। तो ये सब लक्षण है कि आपके गुर्दे में ये दिक्कत हो रही है। तो ना केवल शुरुआत में बट आगे चल के भी कभी आपको ऐसा हो कि पेशाब में झाग आ रहा है या फिर पेशाब में खून आ रहा है या सूजन आ रही है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बिकॉज अगेन ये बीमारी की रिलैप्स हो सकता है, बीमारी दोबारा आपको दिक्कत दे सकती है। और गुर्दे के अलावा ये आप काफी टाइम लोगों को जोड़ों में दर्द होती है, छोटे जोड़ों में दर्द होती है। काफी मरीजों को बोल दिया जाता है कि उनको आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है, आरए की दिक्कत है, बट इस बीमारी में भी उसी तरह के जोड़ों का दर्द हो सकता है जिस तरह का आरए की बीमारी में होता है। तो अगर आपको जोड़ों के दर्द के अलावा जो भी सिम्टम्स मैंने बताए, नाक में दिक्कत है या छाती में दिक्कत है या गुर्दे में दिक्कत है, तो आपको इस बीमारी के बारे में कंसल्ट करना चाहिए। जोड़ों के दर्द के अलावा कई बार लोगों को बुखार आता है लंबे टाइम तक। तो अगर बुखार चल रहा है तब भी वो बीमारी का, वो इन्फेक्शन की वजह से भी बुखार हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी के इलाज के लिए जो हम दवाइयां देते हैं वो काफी स्ट्रांग होती हैं। तो उन दवाइयों की वजह से आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है और आपको बीमारी की वजह से भी बुखार हो सकता है। तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि वो पता कर सकें कि ये इन्फेक्शन की वजह से बुखार है या बीमारी की वजह से बुखार है। और क्या सिम्टम हो सकते हैं इस बीमारी के? कई बार उंगलियां काली पड़ सकती हैं, गैंग्रीन हो सकता है उंगलियों का। कुछ लोगों में हाथ पैर में शुरुआत में झंझनाहट, सुनपन हो सकता है, और अगर टाइम रहते उसका इलाज ना कराया जाए तो हाथ पैर में कमजोरी आ सकती है, हाथ लटक सकता है, पैर लटक सकते हैं, हाथों में चीजें पकड़ने में दिक्कत हो सकती है, चलते समय पैरों से चप्पल खिसक सकती है। तो ये भी इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। और एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि जीपी और डाडा 2 सेम है। एक्चुअल में दोनों ही वैस्कुलाइटिस की बीमारी है। कुछ लक्षण इन दोनों बीमारियों में हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। लक्षण जरूर एक जैसे हो सकते हैं क्योंकि दोनों वैस्कुलाइटिस की बीमारियां हैं, लेकिन काफी लक्षण दोनों में डिफरेंट होते हैं, और ये दो अलग तरह की बीमारियां हैं, दोनों का इलाज भी अलग तरीके से होता है। और चमड़ी में भी कई बार अल्सर बन सकते हैं, काले काले निशान पड़ सकते हैं, लाल लाल धब्बे पड़ सकते हैं। तो ये सब चमड़ी में इस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बीमारी हमारे शरीर के सर से लेके पैर अंग में दिक्कत कर सकती है। लोगों को पैरालाइज भी हो सकता है, सर दर्द की दिक्कत हो सकती है, आंखों में दिक्कत हो सकती है, नाक में दिक्कत हो सकती है, किडनी में दिक्कत हो सकती है, लंग्स में दिक्कत हो सकती है। कई बार हमारी आंतड़ियों में ये दिक्कत हो जाती है, तो जो स्टूल्स के साथ खून आना शुरू हो जाता है, तो वो भी इस बीमारी का सिम्टम हो सकता है। तो मकसद ये नहीं है कि हम आपको विभिन्न चीजें बता के डराएं, बट मकसद ये है कि आपको अगर ऑलरेडी ये बीमारी डायग्नोस हो गई है तो आगे चल के भी आपको सचेत रहना है कि इनमें से कोई भी लक्षण आपको आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये रिलैप्स हो सकता है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। अब ये तो हमारे लक्षण की बात रही। अब ब्लड में कौन से टेस्ट हैं जिनसे हमें आइडिया मिलता है कि बीमारी वापस आ रही है? अगर आपका ईएसआर सीआरपी बढ़ना शुरू हो गया है, आपके टीएलसी या प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, अगर आपका एंका जो है वो पहले नेगेटिव था अभी वापस से पॉजिटिव आना शुरू हो गया है, तो ये कुछ सिम्टम होते हैं। या फिर आपका क्रेटनिन बढ़ना शुरू हो गया है, यूरिन में आपके पेशाब में झाग आना शुरू हो गया, प्रोटीन आना शुरू हो गया है, या फिर आपके आरबीसीज ब्लड आना शुरू हो गया यूरिन में, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं बीमारी के वापस आने के। और जो टेस्ट इसके लिए करते हैं, इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए, उसको एंका टेस्ट बोलते हैं, वो आप सब उससे अवेयर ही होंगे। अब ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट दो तरह की ट्रीटमेंट होती है। एक तो स्टेरॉइड्स काफी जरूरी होते हैं इस बीमारी के लिए। सो काफी लोगों में ये एक प्रचलन है, काफी लोग ये सोचते हैं कि इतना हाई डोज स्टेरॉइड दे दिया इसका बहुत नुकसान होगा, लेकिन ये बीमारी उससे भी कई ज्यादा खतरनाक है। स्टेरॉइड से नुकसान तब होता है अगर आप हाई डोज स्टेरॉइड लंबे टाइम तक लेते रहो। तो जब अगर आप डॉक्टर को दिखाओ नहीं और लंबे टाइम तक सेम ही डोज में, हाई डोज में स्टेरॉइड्स लेते रहो। लेकिन इस बीमारी में शुरुआत में हम हाई डोज देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी डोज कम करते जाते हैं।
तो हमें आपसे ज़्यादा चिंता है कि स्टेरॉइड कोई साइड इफेक्ट्स ना करें, तो आप उसके बारे में टेंशन ना लीजिए। स्टेरॉइड्स इस बीमारी में देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस बीमारी का टाइम से इलाज ना करें तो ये जानलेवा भी हो सकती है। स्टेरॉइड्स के अलावा दूसरी जो मेन थेरेपी होती है वो या तो साइक्लोफॉस्फेमाइड का इंजेक्शन होता है या फिर रिटक्सीमैब का इंजेक्शन होता है। काफ़ी में से आप लोगों को साइक्लोफॉस्फेमाइड लगा होगा, काफ़ी लोगों को रिटक्सीमैब लगा होगा। असर के मामले में दोनों एकदम बराबर हैं, कोई दोनों में फ़र्क नहीं है। केवल इतना सा अंतर है कि रिटक्सीमैब के शुरुआत में 2 इंजेक्शन लगते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड के कम से कम 6 लगते हैं। बाद में तो दोनों में हम रिटक्सीमैब भी 6-6 महीने पे इंजेक्शन लगाते हैं, और कम से कम 3 से 4 साल तक हम वो रिटक्सीमैब के इंजेक्शन हर 6-6 महीने में लगाते हैं। तो ये रहा ये कुल मिला के इस बीमारी का इलाज होता है। उसके अलावा हम सेप्ट्रान देते हैं एक दिन छोड़कर, उसका मेन मकसद होता है ताकि आपका इन्फेक्शन से बचाव किया जाए। तो ये इस तरह से इसका इलाज किया जाता है, और ये बीमारी का आपको मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपका इलाज हो गया तो आप इसके बारे में फिर भूल जाएं और फिर डॉक्टर को दिखाना छोड़ दें, क्योंकि ये किसी भी टाइम पे रिलैप्स कर सकती है। काफ़ी टाइम तो आपको सिम्टम्स होते हैं, काफ़ी टाइम सिर्फ ब्लड इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलता है कि बीमारी का रिलैप्स हुआ है। तो इसलिए टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाना, टाइम टू टाइम ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि टाइम से इसका रिलैप्स का पता चल सके और उसका इलाज शुरू हो सके। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यही सब मुझे जीपीए के बारे में बताना था, और यही स्लाइड्स थी। अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट ओपन दैट, बट स्टिल आई थिंक देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड वी कैन स्टार्ट टेकिंग वन बाय वन। या या जिन्होंने अभी क्वेश्चंस पूछने हैं, आई वुड टेल देम कि प्लीज रेज योर हैंड सो दैट वी कैन टेक अप द वन बाय वन। आप अपना हैंड रेज करें, अकॉर्डिंगली मैं आपको अनम्यूट करती जाऊंगी। प्लीज आप रेज योर डायरेक्टली वन हैंड। टू वन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नो इशू। वो एक्चुअली म्यूट किया हुआ है, तो आप टर्न बाय टर्न क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जिन्होंने अपना कोई भी क्वेश्चन रेज करना है, प्लीज। यस, फर्स्ट इज सुहानी। या आई वांट टू आस्क कि कितने परसेंट चांसेस होते हैं इस बीमारी को रिलैप्स होने के, और अगर इंजेक्शन 6 मंथ्स में लगाना जरूरी होता है, अगर जैसे 1 ईयर का हो गया कंप्लीट, और उसके बाद में भी ये कब तक लगना जरूरी है, और कितने चांसेस होते हैं फिर रिलैप्स होने में? हाँ जी डॉक्टर, हाँ जी। ओके, तो देर इज अगेन सम ग्लिच। डॉक्टर जॉबन ज्वाइन कर रहे हैं वापस। सुहानी जी, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं इफ यू वांट। डॉक्टर इज हियर? आई थिंक ही इज टेकिंग 1 minute टू ज्वाइन। ओके। There is some glitch from the doctor's side. He is not able to join the Zoom properly. So we really apologize for the same. डॉक्टर जोबन को तो Okay, so you can ask your question. Sorry for the glitch. I joined from my phone now.
Okay, so, ma'am, is there any question in the chat box or somebody will ask directly? Suhani, please ask the question. It's going there is. If you cannot ask, आप chat box में भी you can ask, put your query. सुहानी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन. So there is a one question: if ANCA is positive, and it will remain positive or it will come out to negative also? एक्चुअली एंका जो है 90% लोगों में ओवरऑल अगर हम बीमारी की बात करें, सो 80 to 90% लोगों में शुरुआत में भी पॉजिटिव होता है. 10-20% लोग ऐसे होते हैं, यानी 100 में से कुछ 10-20 लोग ऐसे होते हैं जिनका शुरुआत में भी नेगेटिव होता है. बट अगर इस तरह के लक्षण जो हमने आपको लक्षण बताए, अगर उस तरह के लक्षण और एंका नेगेटिव भी हो, तो हम उसका इलाज एंका की तरह ही करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को शुरुआत में ही एंका पॉजिटिव होगा. 10-20% लोगों का शुरुआत में भी नेगेटिव होता है, और कुछ लोगों का शुरुआत में पॉजिटिव होता है, ट्रीटमेंट के साथ बाद में नेगेटिव भी हो जाता है, और कुछ का हमेशा पॉजिटिव रहता है. तो ऐसा नहीं है कि एंका के पॉजिटिव होने से, नेगेटिव होने से हमें बीमारी पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है. बीमारी का हमें आपके लक्षणों से ही पता चलता है कि बीमारी एक्टिव है या नहीं. कुछ का शुरुआत में नेगेटिव होता है, बाद में पॉजिटिव हो जाता है. कुछ का शुरुआत में पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है. हाँ, बट अगर किसी का पहले नेगेटिव था और अब पॉजिटिव हो गया है, देन डेफिनेटली वो एक तरह का सिग्नल होता है कि बीमारी वापस से एक्टिव हो रही है. बट इट हैज टू बी टेकन इनटू द क्लिनिकल कंटेक्स्ट. अगर सिर्फ एंका पॉजिटिव हुआ है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नॉर्मल है, देन वी विल इग्नोर इट. बट यस, अगर एंका नेगेटिव होने के बाद एक बार पॉजिटिव हुआ है, सो वी मस्ट सी अ डॉक्टर, बिकॉज इट कुड बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ रिलैप्स. ये एक रिलैप्स हो सकता है. The next question will be taken up by Mamta Rani. Okay. Mamta? Somebody has asked food and lifestyle recommendation for its cure. Yes, yes. Cure. तो एक्चुअली कोई ऐसी डाइट नहीं है, कोई ऐसी लाइफस्टाइल नहीं है जिससे कि ये बीमारियां क्योर हो जाएं. दीज आर ऑटोम्यून डिजीजेस. ऑटोम्यून डिजीजेस मतलब हमारी बॉडी में ही कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बन गए हैं, कुछ इस तरह के तत्व हमारे खून में बन गए हैं जो हमारे शरीर के ही अगेंस्ट काम कर रहे हैं. तो हमारा शरीर ही शरीर का दुश्मन बन गया है. सो इसका रीजन जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट, इन सब से लेना देना है. कोई ऐसा पिन पॉइंट कॉज नहीं है जिसकी वजह से ये होता है. सिमिलरली ऐसी कोई डाइट नहीं है जिससे ये ठीक हो जाए. हालांकि बिकॉज इट्स जस्ट दैट कि क्योंकि आपको हाइड्रो स्टीरॉइड खाने पड़ते हैं, तो इसलिए स्टीरॉइड से किसी किसी का शुगर बीपी बढ़ता है, तो हम बोलते हैं कि थोड़ा मीठे का परहेज कीजिए, थोड़ा खाने में नमक कम रखिए, आलू चावल कम खाइए. बट एज सच इस बीमारी के लिए कोई ऐसी डाइट नहीं है जिससे ये बीमारी क्योर हो जाए. इसके लिए आपको दवाई ही खानी पड़ेगी. May I ask now? Suhani this Yes, side. yes. हेलो Sure, हाँ sure. जी, हेलो सुहानी पूछिए. Yeah, Yes, yes. I wanted to ask कि सर कितने चांसेस होते हैं इस बीमारी को रिलैप्स होने में, और जैसे मैं ऑलरेडी 2 years का मेरा इंजेक्शन हो चुका है, तो मुझे और कितने इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, Okay. और So, कब तक चांसेस होते हैं कि ये रिलैप्स हो सकती है? okay. So you asked 3 questions. All of the 3 questions are very good. So पहले आपने पूछा कितना % रिलैप्स होता है. तो अगर हम ओवरऑल बात करें, so 10 to 20%. You can remember 5 to 15. 100 में से कुछ 10 लोग ऐसे होते हैं जिनको दोबारा बीमारी रिलैप्स हो सकती है. 15% लोगों में माइनर रिलैप्स होता है कि बस थोड़ी सी खरीद आ रही है, थोड़ा सा बुखार आ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है. और 5% लोगों में मेजर रिलैप्स हो सकता है कि किडनी में दिक्कत आ गई, लंग्स में ब्लीडिंग हो गई. सो 5 to 15%, रफली 10% लोगों में रिलैप्स होता है. और अगर आपको 2 साल ऑलरेडी इंजेक्शन 2 साल से लग रहे हैं, तो मिनिमम हम 4 years तक इंजेक्शन देंगे.
अगर आप 4 इयर्स तक बिल्कुल ठीक रहते हैं, आपकी बीमारी बिल्कुल शांत रहती है, आपको कोई रिलैप्स नहीं होता है, देन 4 इयर्स के बाद हम स्टॉप कर सकते हैं। बट अगर कोई आपको इस दौरान रिलैप्स होता है, देन आपकी थेरेपी फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी। और तीसरा क्वेश्चन आपने, आई फॉरगॉट तीसरा क्वेश्चन शी आस्क्ड। सुहानी आपका नेक्स्ट। यही पूछना था मुझे कि भाई मैं ये भी जानना चाहती थी कि इसके साइड इफेक्ट्स भी क्या क्या होते हैं, क्योंकि आई एम फेसिंग बीपी इशू। यू आर आई थिंक टेकिंग बिकॉज ऑफ रिटक्सीमैब? उससे पहले। हाँ, आई एम टेकिंग रिटक्सीमैब ओके, सो स्टेरॉइड से इंजेक्शन। जनरली वही है कि बीपी और शुगर थोड़ा बढ़ता है, बट अगेन हाई डोज से ज्यादा बढ़ता है, लो डोज से उतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता है, बट स्टिल इट इज एडवोकेटेड कि आप अपना बीपी और शुगर रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, बिकॉज स्टेरॉइड से डेफिनेटली बीपी और शुगर का बढ़ने का रिस्क रहता है। रिटक्सीमैब के एज सच इट्स अ सेफ ड्रग, बट अगेन बिकॉज इट्स अ इम्यूनोसप्रेसेंट, तो आपकी इम्यूनिटी इससे सप्रेस होती है, तो आपको इन्फेक्शन से परहेज करके चलना पड़ता है। आपको अपना घर का खाना है, घर का पीना है, मास्क डाल के रखना है, जब भी पर्टिकुलरली आप हॉस्पिटल जाते हो या जहाँ पे भी थोड़ा भीड़ भाड़ है वहां पे आपको मास्क डाल के रखना है, बिकॉज आपको अपना बचाव खुद करके चलना है। सामने वाले को खांसी जुकाम होगा, वो मास्क नहीं डालेगा, आपको ही उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। सो ये कुछ प्रिकॉशंस लेके रहना पड़ता है, मेन रिस्क इन्फेक्शन का ही होता है। थैंक यू सो मच। वेलकम। So next question I think will be taken up by Priyanka Singla. ममता मैडम। ममता, ओके, ममता जी पहले आप पूछ लीजिए। हाँ जी, नमस्कार मैडम, मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ। नमस्कार हाँ डॉक्टर जी, साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग। हाँ, आप गुड मिले इवनिंग। हुए हैं, पीजीए पीजीए में आपके साथ बहुत मुलाकात हुई है। हाँ आप जी, अपना हाँ जी। कैमरा ऑन कर सकते हैं इफ यू वांट। ओके ओके। हाँ डॉक्टर ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੇ हाँ जी, हाँ जी। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡੀਐਮਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ सिम्टम तो ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ भी डिजीज जीपीए है, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। हमारा हमारा टेस्ट था ना जो अनिका, आप 3 बार 4 बार हो चुका था, हाँ अनिका जी, हाँ जी। नेगेटिव ही आता था। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर जब पीजीआई में गए, 12 नहीं किसी ने कराया, जब हाँ पीजीआई में जी, गए तो उन्होंने हमें अनिका के 2 पार्ट आगे फर्दर कराए। हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक पी ते एन दो का पार्ट सी अगर एन का। फर्दर कराए थे, हाँ एमपीओ जी। एंड पीआर 3। ओके, यस, यस, एमपीओ यस। एंड पीआर 3। हाँ जी, जब मैं 5वीं बार टेस्ट करा रहा था, तो हाँ जी। जिसको मैं अपना ब्लड सैंपल दिया, उसका फोन आया मुझे, हम्म, कहते भी सर अगर ये नेगेटिव आ गया तो हमें ये टेस्ट करते नहीं। हम्म, पीआर 3 और एमपीओ, हाँ जी। हम अगर अनका नेगेटिव आए तो ये टेस्ट करते ही नहीं हम, क्योंकि ओके, हमारा 4 टाइम्स अनका नेगेटिव आ चुका था। ओके, फिर वो ओके। क्या, मैं क्या भाई हमें से एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेना, हमारा टेस्ट कर दो जी। हाँ जी, हाँ जी। फिर उन्होंने टेस्ट किए, तो ओके, उसमें से पीआर 3 61 आया, हाँ जी। एमपीओ शायद मेरे ख्याल 2 था या ऐसा था। फिर डॉक्टर ओके, साहब ने ट्रीटमेंट किया, फिर अब ठीक है। ਤੇ ओके, ओके। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ मतलब सिर्फ ऐसे चक्कर से अनिका नेगेटिव आ रहा था, किसी भी अदर डॉक्टर ने ये स्टार्ट ही नहीं किया था कुछ ट्रीटमेंट। तो इसके हाँ जी, वजह हमारा बहुत लॉस हुआ। जैसे पूजा जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हेयरिंग लॉस कंप्लीट हो गया था, अब कोक्लियर इम्प्लांट हुआ है, अब हाँ ठीक जी। है सब। ठीक है, ठीक है। सो हम्म, वही जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 10-20% लोग ऐसे होते हैं, यानी कि अ, अगर आप 10 लोग दें तो 10 में से 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिनका एंका नेगेटिव हो सकता है। तो काफी बार जैसे मान लो कोई पेशेंट आया जिसके नाक में खरीड बन रही है, सुनाई देने में दिक्कत है, छाती में ऐसा दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, तो हमें पता लग जाता है कि ये बीमारी तो एंका की है, लेकिन एंका टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद भी कई बार किडनी बायोप्सी में हमें, या फिर लंग बायोप्सी में, या फिर नेजल बायोप्सी में, तो हम पीस ले लेते हैं और पीस में कई बार वो एंका वाला बीमारी निकल के आ जाती है। और दूसरी दिक्कत क्या होती है कि जो एंका टेस्ट है वो भी 2 टेक्निक से मेनली किया जाता है, एक अलाइजा और एक इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो हो सकता है कि आपका जो पहले किया जा रहा था वो किसी दूसरी टेक्निक से किया जा रहा था। आइडियली ये अलाइजा से करना चाहिए। कभी कभी अलाइजा से भी ये नेगेटिव होता है, लेकिन दूसरी टेक्निक से पॉजिटिव आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टेक्निक से अलाइजा आपका एंका टेस्ट किया जा रहा है। और वंस इन अ वाइल ऐसा भी होता है कि शुरुआत में नेगेटिव हो और बाद में जब उसके टाइटर्स बढ़ने लग पड़े तब वो पॉजिटिव आ जाए। तो और ये तीनों ही सिचुएशंस हैं कि आपकी टेक्निक हो सकता है वो
किसी दूसरी टेक्निक से कर रहे थे, या फिर एक्चुअल में आपका पहले बहुत लो लेवल टाइटर था तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाया, बाद में जब उसके टाइटर्स बढ़े बॉडी में तब वो डिटेक्ट हो पाया। या तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर फिर भी आपने दोनों टेक्निक से करके देख लिया फिर भी नेगेटिव हो गया, तो उस केस में हमें कहीं ना कहीं से पीस लेके कंफर्म करना पड़ता है कि ये वही बीमारी है या नहीं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। थैंक यू। आई हाँ थिंक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी टेकन अप बाय प्रियंका सिंगला। ओके। प्रियंका जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो हेलो। कैसे हो सर? आई एम गुड, आई एम गुड, हाउ आर Good. यू? आई एम गुड, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं आपसे पीजीआई में मिली हूँ, हाँ तो जी। जब तक मैं जैसे मेरी प्रेगनेंसी थी तब तक तो मेरा बिल्कुल ठीक था वो डिजीज़ का, लेकिन अभी मेरी प्रेगनेंसी के बाद अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पेन ज़्यादा बढ़ गया है उसका। दो कि मैं मेडिसिन्स ले रही हूँ, बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे ले रही हूँ मेडिसिन जैसे आप लोगों ने दी है मेरे को। हाँ जी। और बीच में मैंने एक रिटक्सीमैब का डोज़ भी ले लिया है अभी 6 महीने पहले। ओके। अभी मैं फिर इंडिया आई हूँ रिटक्सीमैब का डोज़ लेने, जो कि ओके। मेरा मार्च में ड्यू था, बट ड्यू टू अ फैमिली इमरजेंसी वो थोड़ा डिले हो गया है। ओके। तो मैं नेक्स्ट वीक वो सेकंड डोज़ के लिए वहाँ पे जाऊँगी। बट मेरा ये कंसर्न है कि मेरे उसकी वज़ह से अभी जो मैंने डोज़ लिया था उसके बाद मेरे स्किन रैशेज़ हो गए हैं। ओके। तो वो स्किन आपके रैशेज़ का क्या ट्रीटमेंट है अभी? आपके पेन कहाँ पे है? पहले आपने पेन बताया, पेन किधर है? जॉइंट्स में ही पेन दोबारा है सर। पहले मेरे को जैसे मैंने अभी 1 साल लिया है ट्रीटमेंट, प्रेगनेंसी से पहले मेरे बिल्कुल भी पेन नहीं था, मतलब बिल्कुल ठीक थी मैं। ओके। और रैशेस अभी कहाँ पे हुए हैं? लेग्स पे? नहीं, रैशेज़ जैसे ये देखिए, जैसे ये यहाँ पे है। ओके, ठीक है, हाँ ठीक जी, है। सेम वे यहाँ पे है ऐसे। ओके, ओके। सो मोस्ट लाइकली रैशेस और जॉइंट पेन्स, ये रैशेस देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये एंका का ही एक तरह से रिलैप्स है, कि वही बीमारी वापस आ रही है। तो मोस्टली क्या होता है कि इसीलिए हम बोलते हैं कि वो इंजेक्शन 6 मंथ्स पे लगाना चाहिए, क्योंकि जनरली उस इंजेक्शन का असर 6 महीने तक खत्म होना शुरू हो जाता है। कुछ हुँ। लोगों में हालांकि साल 1.5 साल तक भी रहता है, बट मोस्टली में 6 महीने तक इसका असर खत्म होना शुरू हो जाता है। तो हुँ, जब हुँ। इंजेक्शन का असर कम होना शुरू हो जाता है तब आपको बीमारी के सिम्टम दोबारा आने लग पड़ते हैं। तो ये जो लेकिन सर रैश जब है मैंने और ये ये जो डोज़ ली है मेरे उसके तुरंत बाद ही आने लगे हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आपकी बीमारी बहुत तेज है और जो रिटक्सीमैब का इंजेक्शन है वो एडिक्वेट नहीं है, वो काफी नहीं पड़ रहा है, तो आपको कोई ना कोई साथ में दवाई और चलानी पड़ेगी। चलानी कुछ पड़ेगी, मरीज हमारे ओके। ऐसे होते हैं जिनको हमें 6 6 महीने की बजाय 4 4 महीने पे इंजेक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि उनके 4 महीने बाद ही सिम्टम शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे ओके, होते हैं जिनके 4 4 महीने लगाने के बावजूद भी बीमारी एक्टिव रहती है, तो हमें दो बीमारियां कंबाइन करनी पड़ती है। तो ये सब आपका ओके। सबका अपना अपना जिस्म है, सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से इस बीमारी से रिस्पॉन्ड करती है। बट हाँ, हाँ। डेफिनेटली अगर बीमारी ज्यादा एग्रेसिव हो तो अकेले रिटक्सीमैब से चलेगा नहीं, हमें साथ में कुछ ना कुछ और कॉम्बिनेशन देनी पड़ेगी। तो आई थिंक यू मस्ट सी, बिकॉज ये रैशेस देख के और वो जॉइंट पेन अगर दोनों एक साथ आपको हुआ है तो मोस्ट लाइकली ये आपका रिलैप्स है। ओके, तो आई विल बी विजिटिंग पीजीआई नेक्स्ट वीक क्योंकि मैं अभी इंडिया आई हूँ। श्योर श्योर। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, श्योर मैम, वेलकम। आप आ जाइएगा पीजीआई। हाँ जी मैम, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। नेक्स्ट, थैंक यू प्रियंका। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी टेकन अप बाय मंजू गुप्ता। मंजू जी। हेलो। हेलो फोटो। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं भी वेस्कुलाइटिस की हूँ। मेरे को ना आजकल पसीना बहुत आता है, पसीना यहाँ से शुरू होता है और वो ओके, ऐसे आता है कि जैसे पानी गिरा हो, और यहाँ तक ही आता है, बस नेक तक बहुत ज्यादा आता है। मंजू तो जी ये आप अपना किसके आता है? कैमरा ऑन कर ले। हाँ, आप बता। रिटॉक्सी में ले रही हूँ हाँ जी, 6 महीने के बाद। यहाँ मैं बेंगलोर में हूँ। ओके, ओके। सो बेसिकली इस हाँ जी। बीमारी में आमतौर पे ये पसीना ज्यादा आने का सिम्टम तो नहीं होता है। उसके अलग कारण हो सकते हैं, हो सकता है आपका शुगर हो, या फिर हो सकता है आपको थायराइड की दिक्कत हो, तो उनकी वजह से इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आई थिंक एक बार आप मेरे को शुगर और शुगर है। ओके, ओके, तो शुगर कम तो नहीं होती है आपकी? नहीं, कम नहीं होती है मेरी, तो ठीक ही होती है। ओके, मेरे को ओके। और इंसुलिन थायराइड? लग रही है दिन में 5 बार। ओके, ओके। और थायराइड की दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं जी, नहीं।
ठीक है, तो बेसिकली वह है कि इस बीमारी की वजह से पर से ये जो पसीना आने की दिक्कत है वो नहीं होती है, उसका कोई और कारण हो सकता है, कई बार दवाइयों की वजह से हो जाता है, स्टीरॉयड की वजह से भी किसी किसी को आ जाता है, तो वो अलग कारण हो सकते हैं, इसकी वजह से ऐसी दिक्कत नहीं होती। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट। सो सम रिया पूछ रहे हैं कि हाउ टू नो कि डिजीज इज रिलैप्सिंग एंड हाउ टू डिटेक्ट इट अर्ली। आई हाँ थिंक जी। मैंने जो भी आज आपको बताया वो सब सारी चीजों का आप वो सारी चीजों को बताने का यही मकसद था कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपके नाक में खरीद आ रही है, पपड़ी आ रही है, नाक से खून आ रहा है, कान से सुनाई देना बंद हो रहा है, या कान से पानी निकल रहा है, या खांसी बलगम फिर से आना शुरू हो गया है, खांसी में खून आ रहा है, पेशाब में झाग आ रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, चमड़ी पे दाग हो रहे हैं, बुखार आ रहा है, तो कोई भी नया सिम्टम आ रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो कि ये बीमारी आपकी दोबारा वापस आ सकती है, दूसरा काफी टाइम जो आपको दवाइयां चल रही होती हैं उनकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से भी खांसी बलगम बुखार ये सब सिम्टम हो सकते हैं। तो दोनों का इलाज अलग तरीके से होगा। अगर रिलैप्स होगा तो आपकी उस बीमारी का इलाज किया जाएगा, जीपीए का आपकी दवाई बढ़ाई जाएगी, और अगर इन्फेक्शन होगी तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह जो भी हैं वो दिए जाएंगे। सो जो भी सिम्टम्स आई हैव टोल्ड यू, जो भी हमने आज डिस्कस किया, अगर उनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है सो दैट कुड बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ रिलैप्स। और इन्वेस्टिगेशन में अगर आपका सीआरपी बढ़ रहा है, या फिर आपका यूरिन में ब्लड आ रहा है, या प्रोटीन आ रहा है, या फिर आपका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया, तो इन चीजों से दिस कुड बी मैनिफेस्टेशन ऑफ रिलैप्स। नेक्स्ट असीम जी। हेलो। आई थिंक असीम हैज ऑलरेडी आस्क्ड द क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है कि आजकल मुझे थोड़ी खांसी आ रही है लेकिन बलगम ज्यादा आ रहा है, तो ये राइट। नॉर्मल है या रिलैप्स है? सो ये अगेन वही सेम चीज कि अगर आपको खांसी के साथ बलगम आ रहा है तो आमतौर पे अगर पीला बलगम आ रहा है तो वो थोड़ा इन्फेक्शन के फेवर में जाता है, और अगर सफेद बलगम है या सूखी खांसी है या बलगम में खून आ रहा है तो वो बीमारी की वजह से हो सकता है। लेकिन बीमारी में भी कई बार पीला बलगम आ सकता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन से ही हम बता पाएंगे, इन्फेक्शन भी हो सकती है और बीमारी का रिलैप्स भी हो सकता है। सो वो हमें एक तो बलगम के टेस्ट कराने पड़ेंगे, और इमेजिंग वगैरह सीटी चेस्ट एक्सरे आपके दोबारा करा के ही बता पाएंगे कि बीमारी है या फिर इन्फेक्शन। तो दोनों ही सर जो संभावनाएं। जो स्पूटम है ना सर, वो वाइट कलर में है, मतलब वो येलो नहीं है। और तो कितने दिन हो गए हैं? लगभग सर है 20-25 दिन, 1 महीना के करीब करीब। आई थिंक वो डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर का ना वो जूम में प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक ही विल कनेक्ट हिमसेल्फ अगेन। हाँ, ये किया उन्होंने ज्वाइन। Ma'am, Dr. Aman will be available in the OPD next week. हेलो। मैम, ये मैं ग्रुप्स में ना लिख लिख के भी परेशान हो जाती हूँ। सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन पूछा जाता है। नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को सर है, फ्राइडे को नहीं है। ठीक है जी मैम, थैंक यू। तो क्या मतलब? असीम जी आपको कितने दिन से आ रहा है? सॉरी नेटवर्क लॉस हो गया था। हाँ जी, मेरे को लगभग 1 महीने से है। वैसे मेरे को ना क्या है, जब मेरे को फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस हुआ था तब भी काफी ज्यादा क्रस्टिंग थी, ब्लीडिंग भी था। और और क्या, तो उसके बाद ना मेरे को, लेकिन थ्रू आउट द ट्रीटमेंट अभी, लाइक फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस अक्टूबर 22 में हुआ था। तो लेकिन क्रस्टिंग तो मेरे को फर्स्ट डे से ही चल रही है, वो अभी तक वैसे प्रॉपर ठीक ही नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा। उससे पहले भी बहुत ज्यादा साइनस रहता था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइनस भी रहता है। और इन हम्म। दिनों में थोड़ा स्पूटम फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, हल्की फुल्की खांसी तो चलती रहती है। तो थोड़ा मौसम की वजह से भी हो सकता है, थोड़ा सीजनल एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। और है लेकिन हम्म। वाइट कलर में, नॉट श्योर कि मतलब ये डिजीज रिलेटेड है, अदरवाइज और कोई सिम्टम नहीं है। और उससे पहले फर्स्ट टाइम तो मल्टीपल सिम्टम्स थे जब वो पूरे हाँ, दिन। आई नो आई नो।
हाँ जी, तो हाँ जी, बेसिकली वही है कि देखो क्रस्टिंग जो है वो काफी लोग कंप्लेंट करते हैं कि दवाई चलने के बावजूद भी हमें थोड़ी क्रस्टिंग आ रही है। तो बीमारी की वजह से जब आपके नोज खराब हो जाता है, नोज के अंदर इट बिकम्स हाँ। मोर रूमी, ज्यादा हम्म, डैमेज हो जाते हैं अंदर के स्ट्रक्चर, तो वो नॉर्मली क्रस्ट कईयों के वो डैमेज की वजह से रहता है। तो क्रस्ट बनना परफोरेशन भी हमेशा था इट इज उस नॉट। समय, हाँ जी, हाँ जी। परफोरेशन भी था मतलब हाँ शायद। जी, हाँ जी। तो हमेशा क्रस्ट बनना इज नॉट अ साइन ऑफ एक्टिविटी। वी हैव हाँ, टू हाँ। सी द फुल कॉन्टेक्स्ट कि अगर आपको खांसी और एक क्रस्टिंग पहले से ज्यादा हो गई है, तब डेफिनेटली इट कुड बी अ मार्कर ऑफ एक्टिविटी कि दोबारा बीमारी एक्टिव हो रही है। बट अगर पहले जितनी है थोड़ी बहुत है, देन इट कुड बी बिकॉज ऑफ डैमेज, वो डैमेज की वजह से भी हो सकती है। पर क्या क्या ये थोड़ा बहुत क्या फंगस इन्फेक्शन को भी लीड कर सकता है? मतलब थोड़ी इचिंग विचिंग हो रही हो, मतलब मोर मोर इन स्वेटी एरियाज, मतलब लाइक अंडर आर्म्स और ऐसे में कुछ? वो बेसिकली जो स्टेरॉइड्स चल रहा होता है उससे कई बार टीनिया, जिसको हम ददरी बोल देते हैं, उस टाइप की ओके, इन्फेक्शन हो जाती स्टीरॉइड्स तो नहीं है अभी, स्टीरॉइड्स तो ऑलमोस्ट 2 साल से बंद है। तो है। ओके, अभी तो ओके। रिटक्सीमैब भी चल रहा है मेंटेनेंस वाला। रिटक्सिमैब जनरली फंगल इन्फेक्शंस नहीं कराता, मोर ऑफ वायरल इन्फेक्शंस कराता है। वो उसके अपने रीजंस हो सकते हैं फंगल इन्फेक्शंस के, बट जनरली ओके, रिटक्सिमैब से नहीं होता। वो मतलब नॉर्मल चेक करा सकते हैं एक बार की मतलब यस, कैसे है? यस, यस। क्योंकि इचिंग इचिंग रहती है बहुत ज्यादा, खासकर ओके, स्वेटी एरियाज में। ओके, 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 क्योंकि दैट अभी यू कैन। इंजेक्शन भी ड्यू है तो इसलिए। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, श्योर, श्योर। जी, जी, जी। थैंक यू असीम जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी टेकन अप बाय रजत कंसल। रजत जी। हेलो हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी। सर, मैं पूछ रहा था डाटा 2 में इंजेक्शन लास्ट टाइम लगते हैं क्या? इज सॉरी आस्किंग कि आपकी। डाटा 2 में इंजेक्शन लाइफ टाइम लगते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज वो एक जेनेटिक डिफेक्ट है, आपकी जीन में प्रॉब्लम है। तो अब वो जीन की प्रॉब्लम तो आपके साथ शुरुआत से है, तो उसका जब तक कि हमारे पास कोई जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं आ जाती, तब तक के लिए, जब तक के लिए ये इंजेक्शन इलाज है वो जिंदगी भर ही लेने पड़ेंगे। तो फॉर लाइफ लॉन्ग। सर, जो गैप होता है बीच में वो बढ़ता है या फिर इतना ही रहता है? 2 मंथ का गैप होगा उसका? हाँ जी। इसका प्रेजेंटली डॉक्टर 2 मंथ्स का गैप है। ही इज आस्किंग कि गैप अभी बढ़ेगा या कम होएगा या सेम रहेगा, अगर फ्रीक्वेंसी आपका ऑफ काफी। टेकिंग इंजेक्शन। हाँ जी, हाँ जी। जनरली अगर बहुत टाइम से आपकी बीमारी इनएक्टिव है तो हम फ्रीक्वेंसी कम करके देख सकते हैं, बट अगेन ये थोड़ी ऐसी डेंजरस बीमारी है कि भी हम ज्यादा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, फ्रीक्वेंसी मोस्टली वैसे ही रखते हैं। बट ये है कि हाँ, साल 6 महीने आप बिल्कुल ठीक रहे, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, तो हम फ्रीक्वेंसी कम करके देख सकते ओके, थैंक यू। थैंक यू रजत। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक ओप्पो यूजर करके है, नाम नहीं आ रहा है। हैं। तो हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक उन्होंने वेट लॉस का लिखा भी है चैट में। हाँ, प्लीज आंसर। वेट लॉस का एक्चुअली मेरे को शो नहीं हो रहा मैम, ओके, इससे पहले पूछ रहे थे वो। ओप्पो यूजर जिनका है प्लीज वो क्वेश्चन पूछें। हेलो। क्वेश्चन इज हाँ कि हम जी। बहुत लाइक 1 ईयर से सब्सिक्वेंट वेट लॉस हुआ है, लाइक फ्रॉम लाइक 40 लाइक 50 kgs टू लाइक 40 kgs नाउ। सो हम्म, उसका कोई रिलेशन इससे है? बिकॉज रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता है और कोई हम्म, स्टेरॉइड्स भी नहीं चल रहे हैं। लाइक हम्म, स्टेरॉइड्स बंद हुए भी 2 साल हो गए, बट लास्ट 1 ईयर में ही धीरे धीरे करके बहुत वेट लॉस हुआ है, बट विद नो हम्म, चेंज इन डाइट। और लेकिन एनर्जी लेवल भी सेम है, बट वो वेट हम्म। लॉस ही हो रहा है, सिंपली वेट लॉस। ओके। सो बेसिकली अगर इस बीमारी में वेट लॉस हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट अकेला वेट लॉस होना और कोई भी सिम्टम नहीं होना, कोई नाक में दिक्कत नहीं, कोई आपको बुखार नहीं, कोई जोड़ों में दर्द नहीं, सो वो थोड़ा अनयूजुअल है, वो इसकी वजह से नहीं होगा। आपको एक बार थायराइड, शुगर्स ये आप अपने चेक करा लीजिए। बिकॉज अकेला वेट लॉस होना और कोई सिम्टम नहीं होना, ब्लड इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक है, ESR CRP सब ठीक है, तो वो इसकी वजह से लेस लाइकली है। एक प्री डायबिटिक आया था शुगर में, जब HbA1c टेस्ट हुआ था, वो उसमें प्री डायबिटिक का रेंज आया था। और हाँ साथ में जी। हैंड feet थोड़े ठंडे रहते हैं, लाइक गर्मियों में भी ठंडे ही रहते हैं। तो उसका कुछ ओके। का कुछ है इससे रिलेशन विद द GPA देन आप थिंग? एक बार अपना थायराइड चेक करा लीजिए, बिकॉज प्री डायबिटिक से तो नहीं होगा। अगर पुअरली कंट्रोल डायबिटीज हो, कि डायबिटीज आपकी कंट्रोल में नहीं है, तब वेट लॉस होता है। प्री डायबिटीज से वेट लॉस नहीं होगा। एक बार आप जब हाथों में भी अगर आपको कोल्ड रहते हैं, तो आप एक बार आप थायराइड चेक करा लीजिए। ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वेलकम। नेक्स्ट इज रिया।
अभी हम थोड़ा सा हर्डली लेंगे क्वेश्चंस। आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारा सेशन लेट स्टार्ट हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम। हाँ जी, हाँ जी। Hello. हाँ जी रिया। Good evening. गुड Good गुड इवनिंग। evening, इवनिंग। sir. Am I हाँ जी। audible? हाँ यस जी। यस। हाँ जी सर, आपने अभी बताया कि रिलैप्स के चांसेस रहते हैं, हाँ बट जी। सर मुझे ये जानना था कि ऑन द पॉजिटिव साइड, आर देयर एनी पेशेंट्स हु आर डूइंग वेरी वेल आफ्टर कंप्लीटिंग देयर आरटीएक्स मेंटेनेंस डोज? यस यस यस, देयर आर सो मेनी जिन्होंने 4 इयर्स हो गए, हमने पूरा रिटक्स चला दिया, स्टेरॉइड्स भी बंद हो गए, एंड ऑफ थेरेपी, कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रही है, देयर आर सो मेनी। दे आर सो ऑफ ऑन मेडिसिन, मतलब वो कुछ भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं और दे आर डूइंग वेल इन लाइफ। यस यस यस, इट इज मैम, सेड कि मिशन पे। 75% मरीज जो होते हैं, मतलब आप मान के चलो कि 100 में 7 मरीज कम से कम ऐसे होते हैं जिनकी मेडिसिन पूरी बंद हो जाती है और बीमारी पूरी रिमिशन में चली जाती है। ओके सर, तो एटलीस्ट मेंटेनेंस डोज कितने लेने हैं? 2, 3, 4? एक्चुअली वो कुछ बोलते हैं 3-4 इयर्स, बट हम जनरली पीजीआई में तो यही फॉलो करते हैं कि 4 इयर्स तक एटलीस्ट देते हैं। 4 years तक देते हैं सर। यूजुअली मिनिमम क्राइटेरिया 5 है ना, 2 इंडक्शन देन 3 मेंटेनेंस। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं है। हालांकि स्टडीज आजकल आ रही हैं जो कट शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हैं, बट वही है कि ये बीमारी इतनी डेंजरस है कि हमने तो वी हैव बर्नड योर फिंगर्स, तो वी हैव सीन कि पेशेंट्स कैन रिलैप्स आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स। सो इसलिए मोस्ट ऑफ द जगह 3 या 4 इयर्स तक मिनिमम दिया ही जाता है। Okay, so it is better to completely complete the यस maintenance dose. यस 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 यस। Okay, sir. So इस बीच में मतलब जैसे as I'm a female, so family planning and all, is it possible? यस यस, यू कैन डू रिटक्सिमैब इज सेफ इन प्रेगनेंसी, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं देन वी कैन स्विच यू टू अजाथायोप्रिन, जो एक टैबलेट है उस पे भी हम शिफ्ट कर Oral सकते medicine, oral medicine. हैं। Okay, यस 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 that is safe. यस यस। Okay, thank you so much, sir. वेलकम भाई। थैंक यू मैम। ये सर किसी ने नेक्स्ट पूछा इज। नॉनवेज खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकते हैं आप नॉनवेज, हाँ जी। एंड और उन्होंने पूछा कि नेजल क्रस्टिंग इज स्टिल देयर आफ्टर 7 डोजेस, तो वही जैसा मैंने बताया कि नेजल क्रस्टिंग डैमेज की वजह से भी हो सकता है, कि बीमारी की वजह से आपके नोज में इतना डैमेज हो गया है कि अब वो हवा की वजह से, मॉइस्चर ह्यूमिड एयर जाने की वजह से क्रस्ट बनता रहता है। तो जरूरी नहीं है कि क्रस्ट एक्टिविटी की वजह से, वो डैमेज होने की वजह से नोज भी क्रस्ट बन सकता है। तो अगर आपको और कोई सिम्टम नहीं है, केवल क्रस्टिंग है, तो मोस्ट लाइकली वो डैमेज की वजह से हो। सर नेक्स्ट इज भानवी। आई थिंक भानवी ने ये नॉनवेज Sir, एंड क्रस्टिंग का पूछा हाँ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बोलिए। hi Dr. Zoban, how are you? हेलो 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 हेलो। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे भी आपने बताया कि 100 में से 7-8 पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको रिलैप्सेस नहीं होता है, दे आर टोटली ऑफ फ्रॉम द मेडिसिन। 10 सो 10 आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10, ओके 7 सॉरी। या सेवेंटी तो परसेंट 70%। तो माय ओनली 70%, यस। क्वेश्चन इज कि आपके एक्सपीरियंस से आप कोई ऐसी एडवाइस की दो तीन चीजें कि दीज शुड बी स्पेसिफिकली टेकन केयर ऑफ, कि हाँ ये जी, हाँ जी। चीजें आप मत करो सो दैट कि रिलैप्सेस होने के चांसेस नहीं होंगे। सो कम एनी। वी कैन बेसिकली। रिड्यूस द चांसेस ऑफ या रिलैप्सेस यस बेसिकली। एग्जैक्टली। यस, डेफिनेटली। सो बेसिकली हमारा तो वही रहता है कि आप प्रॉपर 4 इयर्स का अपना मेंटेनेंस जरूर लें। एवरी 6 मंथ्स रिटक्सिमैब जरूर आप लें। और स्टेरॉइड का भी जो डोज एडवाइस की है वो प्रोटोकॉल फॉलो करें। जनरली अगर आप बिल्कुल ठीक रहते हैं तो हम 1.5 साल तक स्टेरॉइड देके फिर बंद कर देते हैं। तो दीज आर द टू थिंग्स। और थर्ड, सेप्ट्रान प्रोफिलैक्सिस। तो सेप्ट्रान प्रोफिलैक्सिस ना केवल इन्फेक्शन से बचाव करती है, इनफैक्ट ये भी पाया गया है कि सेप्ट्रान प्रोफिलैक्सिस से जीपीए के रिलैप्स कम होते हैं। तो सेप्ट्रान भी जो अल्टरनेट डे टैबलेट चलती है, तो ये तीन चीजें, फुल 4 ईयर मेंटेनेंस एटलीस्ट अगर आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक चल रही है, स्टेरॉइड एज पर द प्रोटोकॉल, एंड सेप्ट्रान प्रोफिलैक्सिस। सो दीज थ्री थिंग्स, अदरवाइज देर इज नो डाइट एज सच which can help you with this. So only treatment, drugs are only things which can keep Sir, you at like risk. my husband had already taken 7 injection for maintenance phase. So उसमें ये सेफ्ट्रान जो है डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, तो नॉर्मली लोगों में ये मिथ है कि दिस इज ओनली टू फाइट फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। तो Yes, जनरली yes, वो लोग बोलते हैं ही थॉट ही इज डूइंग गुड, तो वो yes, नहीं yes. लेते हैं सेफ्ट्रान। सो हाँ जी, अभी जो हाँ जी। आपने ये क्लियर किया, दिस इज आई थिंक बिल्कुल, वे ये मोर इम्पोर्टेंट कि हमें लेना yes, चाहिए ये बिल्कुल। चीज। बिकॉज रिटक्सीमैब, जैसा मैंने बताया, रिटक्सीमैब से भी इन्फेक्शन का रिस्क होता है। आई कैन स्टिल रिमेम्बर कि हमारे पास 2 पेशेंट्स थे जिनको रिटक्सीमैब के बाद सेप्ट्रान नहीं लिया और उनको पीसीपी निमोनिया और ये
सब हो गया, तो सेप्ट्रान आपको इन्फेक्शन से बचाती है। तो नॉट ओनली स्टीरॉइड्स के साथ तो सेप्ट्रान जरूरी होता है, रिटक्सीमैब के साथ भी जरूरी है, क्योंकि वो आपको इन्फेक्शन से बचा के रखता है। एंड थर्ड थिंग इज कि वो जीपीए के रिलैप्स को भी कम करता ओके सर, ओके। हाँ, है। किसी हाँ। ने अभी पूछा है कि व्हेन वी कैन स्टॉप सेप्ट्रन। सो सेप्ट्रान जब तक आपको रिटक्सीमैब चल रहा है, आइडली आपको तब तक लेना है। 4 साल में रिटक्सीमैब अगर आपका बंद हो गया, आपको कोई रिलैप्स नहीं है, तो हम सेप्ट्रान भी बंद कर सकते ओके, थैंक यू सर। हैं। ओके जी। नेक्स्ट वुड बी टेकन अप बाय गूगल पिक्सल। हाँ जी, हाँ जी। Good evening. My name is Chanchal. हाँ जी, हाँ जी। Uh, Actually, I have two patients of GPA right now at my home. Unfortunately, my elder daughter has passed away because of GPA. It was recently on the 17th of February. Pardon me, I joined later, and there are a series of questions. You have been attending to my younger daughter Diksha. In fact, the Yes. last injection which was given to her was on 25th of July on 25 only. So my first question is, what is the clinical symptom or a symptom to watch for the beginning of relapse? She is presently on maintenance of rituximab. So I will ask stepwise so that I don't burden you with remembering the questions. So what is Sure. the first symptom we have to watch as parents that relapse is coming? Please kindly tell me. बेसिकली वही है कि आपके जो शुरुआत में एक तो बीमारी के जो जो सिम्टम थे, वैसा कोई भी सिम्टम आता है, या फिर नाक में पपड़ी पड़ना शुरू होता है, नाक से खून आता है, सुनाई देने में दिक्कत होती है, मुंह में छाले बनते हैं, खांसी बलगम, खांसी में खून आता है, पेशाब में झाग आता है, या पेशाब में कोई खून आता है, कोई पैरों में सूजन आने लगती है, चेहरे पे सूजन आने लगती है, या जोड़ों में दर्द होने लगता है, या बुखार आने लगता है। सो बेसिकली जिस जिस ऑर्गन को ये बीमारी अफेक्ट कर सकती है, उससे रिलेटेड कोई भी सिम्टम है, कान नाक से रिलेटेड, आंख लाल होने शुरू हो जाती है, या छाती से रिलेटेड सिम्टम, या किडनी से रिलेटेड सिम्टम, कोई भी ऐसा नया सिम्टम आए तो इट कुड बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ रिलैप्स। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में जो शुरुआत में जो जो सिम्टम्स होते हैं, तो रिलैप्स में भी काफी टाइम वही सिम्टम वापस आते हैं। Okay, thank you. It is a very comprehensive answer. Now, there are three questions which are pertaining to my deceased daughter. They are not pertaining to Diksha. So, if you हाँ जी, permit, can I ask them? श्योर श्योर। Actually, she was diagnosed with GPA on 16th of December and she was admitted. और उसको उसी दिन rituximab लग गया था 1 gram का. Then she was given 5 pulses of steroid and she was discharged. So उसका ब्रोंकोस्कोपी से कंफर्म हुआ था डायग्नोसिस एंड एंकावेस्कुलाइटिस भी पॉजिटिव आ गया था और डॉक्टर अमन शर्मा वाज द ट्रीटिंग डॉक्टर अलोंग विद द पल्मोनरी टीम एंड द ट्रीटमेंट टुक प्लेस इन पीजीआई ओनली। सो मेरा सवाल पहले तो ये है कि उसकी नेजल ब्लीडिंग शुरू हुई थी इन अक्टूबर. There were only 2 instances of nasal bleeding which had taken place. She was staying in hostel. अहमदाबाद में थी, गर्मी थी, तो बच्ची को लगा कि probably it was nose bleeding and so it took place on 17th of October and 11th of November. So my specific question is कि nasal bleeding कितनी देर पहले शुरू हो जाती है lungs तक पहुंचने से पहले बीमारी? Can we have an assessment? नो, बेसिकली बोथ थिंग्स कैन अकर टुगेदर। कुछ लोगों में पहले लंग्स में होता है, बाद में नेजल ब्लीडिंग होती है, कुछ में द डिस्टेंस कुड बी ऑफ मेनी इयर्स ऑल्सो। सो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स टाइम है, किसी को पहले किडनी में दिक्कत शुरू होती है, किसी को लंग्स में होती है, किसी को नोज में होती है, काफियों के एक साथ हो जाती है। सो कोई फिक्स टाइम नहीं है, किसी भी टाइम पीरियड में वो हो सकता है। I think you have already answered my second question because मेरा subsequent question यही था कि can GPA set in upper and lower respiratory tract simultaneously? You have already answered that. Yes. Okay. और is there any test to check the probability of relapse? हाँ, जैसे हमने बताया कि एक तो सिम्टम्स हो गए, उसके अलावा ESR CRP अगर आपका बढ़ना शुरू हो गया, आपका TLC और प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो गए, या आपका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो गया, मतलब वी शुड नॉट इग्नोर, अगर 1.1 से 1.3 भी हुआ है तो दैट आल्सो कुड बी अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ रिलैप्स, या फिर यूरिन में RBCs आ रहे हैं या प्रोटीन आ रहे हैं। सो ये 4-5 टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हैं, जिनसे हमें आइडिया मिलता है कि डिजीज का रिलैप्स हो सकता है। एक फाइनल क्वेश्चन है, वो एज अ मदर ये है
कि मेरी बेटी 16th to 21st पहले एडमिट हुई थी, जिसमें उसको 5 पल्सेस और रिटुक्सीमैब की 1 ग्राम डोज लग गई थी। शी केम होम फॉर 2 नाइट्स, जिसमें उसको फीवर आ गया एंड शी हैड 1 वॉमिटिंग एंड देन शी वाज रीएडमिटेड ऑन 23rd। और 23rd को पता चला था कि डिजीज हैड नॉट स्टॉप्ड, इनफैक्ट उसके लीजन्स आ गए। सो उसको फिर 3 पल्सेस ऑफ स्टीरॉयड अलोंग विद साइक्लोफॉस्फोमाइड दिया। देन ऑन 26th ऑफ दिसंबर शी वाज टेकन इनटू रिकू। अब मेरा ये सवाल है कि 10 दिन के अंदर अगर किसी बच्चे को रिटुक्सीमैब के साथ 8000 स्टीरॉयड लग गया है, इट इज अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आई एम आस्किंग, बट आई थिंक आई विल स्लीप इजी, कि वो बच जाती। बेसिकली उसका डिजीज इतनी ज्यादा एग्रेसिव थी कि अगर हम पल्स नहीं देते सो मे बी शी वुड हैव सकम अर्ली, क्योंकि इतनी एग्रेसिव डिजीज थी डिस्पाइट गिविंग पल्स। क्योंकि जो भी हम देते हैं, रिटक्सीमैब देते हैं या साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं, उनका इफेक्ट आने में एटलीस्ट 2 वीक्स लगते हैं। तो उस दैट्स 2 वीक्स के जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री में कोई ऐसा पेशेंट है जो विद सो मच ऑफ स्टीरॉयड रिकवर कर गया? हाँ जी, हाँ जी, 8000? यस यस यस। बट जनरली जिनको इतने ज्यादा स्टेरॉइड की डोज मिलती है, उनकी बीमारी ही इतनी ज्यादा एक्टिव होती है कि इधर अगर तो वो उस टाइम से निकल जाएं देन तो दे सर्वाइव, बट उस दौरान ही अगर उनकी बीमारी से ही दे डाई तो दैट इज अनदर थिंग। बट एक्चुअली देयर उसको डिजीज इज उसके वेरी बाद, एग्रेसिव। हाँ जी, उसको आईवीआईजी दिया, but by that time, since she had been in ward, she was not given that isolation which was actually the need of the time. She developed so many infections. She had developed MRSA, Candida, Aspergillus, और उसके 14 तरह के एंटीबायोटिक आईवी चलते रहे for 14 days altogether. So for 1 month she fought the battle in Riku, and then 3 times she was on ventilator, 4th time। अब आई थिंक डिजीज थम गई थी, लेकिन इन्फेक्शन ने इतना ज्यादा डैमेज कर दिया, फिर उसको नीमोथोरेक्स हो गया, तो फाइनली शी वाज पुट ऑन ECMO, बट शी ओके कुड ओके। नॉट कम बैक फ्रॉम ECMO। तो आई थिंक यू हैव आंसर्ड माय क्वेश्चंस। यस 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 यस, दैट्स अनफॉर्चुनेट। हाँ जी, आई थिंक वी आर वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट वंस। यस, सॉरी चंचल। थैंक यू फॉर योर ओके टाइम। थैंक यू। ओके। डॉक्टर, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू टेक सेप्ट्रन एंड कैल्शियम? You can take any time, any day of the time, morning, evening, any time of the day. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सुपर्णा मेहता। हाँ जी। सुपर्णा जी। हेलो। हेलो। उनका शायद ये है कि severe pain in legs, not able to walk properly. यस So यस। अब आपको पेन इज इन दी जॉइंट, नीज में पेन है, एंकल्स में पेन है, या पूरी लेग्स में पेन है, वो उसको असेस करना पड़ेगा। बिकॉज अगर जॉइंट पेन है तो वो डिजीज का मैनिफेस्टेशन हो सकता है, और अगर आपको पूरे लेग्स में पेन है, मसल्स में है, या फिर वो शियाटिका वाली पेन है, वो तो वी कैन ओनली असेस एंड देन ओनली टेल यू कि उसका क्या कारण, एंड देन वी कैन ट्रीट अकॉर्डिंगली। Thank you, doctor. Next question is again by Priyanka. I think this is the last question we are taking up. Sir, can you hear me? या श्योर। Okay. Sir, actually, जैसे आप बोल रहे हैं कि रिलैप्स होते हैं, तो आई एम अ डॉक्टर माई सेल्फ, तो बट ये होता है कि आपको हर सिम्टम लगता है कि कहीं रिलैप्स ना हो। लाइक समटाइम व्हाट हैपेंस इज जॉइंट पेन्स तो नॉर्मली इस डिजीज में रहते ही हैं। यस यस। अब नाउ किडनी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें बहुत कॉमन कहते हैं कि किडनी इन्वॉल्वमेंट भी होती है। माई डिजीज स्टार्टेड फ्रॉम लंग्स एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. But the point is this, since few days I started developing low backache and flank pain. मतलब it is very off and on. But मुझे डर लगा कि कहीं ये किडनी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, it might not be progressing towards that. So I was little apprehensive. मैंने खुद ही टेस्ट करा लिए, और उसमें reports were normal. But still, whenever, and then suddenly the pain disappeared also.
but again it Okay. has started coming. तो मतलब when should we actually अब हर बारी टेस्ट कराते रहें या हर बारी कैसे पता चलेगा कि कहीं हमारे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? हाँ जी, बेसिकली वही है कि देखो जनरली तो आई थिंक लो ब्लैक एक एंड फ्लैंक पेन, और जनरली वो जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है दैट्स अ पेनलेस थिंग, उसमें पेन नहीं होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आपको बीमारी के शुरुआत में जो जो सिम्टम्स थे, तो अगर वैसा कोई सिम्टम आ रहा है देन डेफिनेटली यू शुड सीक अ डॉक्टर ओपिनियन की, क्योंकि वो रिलैप्स का सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा जो मैंने बताया कि नाक से रिलेटेड कोई भी सिम्टम है, मुंह में छाले हैं, आंखों में लाली है, छाती से रिलेटेड कोई भी सिम्टम है, खांसी, बलगम, सांस फूलना, या किडनी से रिलेटेड कि पेशाब में झाग आना, खून आना, तो इस तरह का कोई सिम्टम है तो डेफिनेटली वो डिजीज से रिलेटेड हो सकता है। उसके अलावा तो जो भी पेन्स हैं, अगर अगर आपको सिर्फ फ्लैंक पेन है और बैक पेन है और कोई पुराना डिजीज का जो सिम्टम्स थे, जो आपको शुरुआत में डिजीज हुई थी, वैसा कोई सिम्टम नहीं है, तो लेस लाइकली कि वो बीमारी की वजह से होगा। बाकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन में ऑफन जब बीमारी वापस आती है तो ईएसआर सीआरपी बढ़े हुए होते हैं, या फिर यूरिन में कुछ ना कुछ आरबीसीज या प्रोटीन होते हैं, या फिर टीएलसी और प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। तो अगर सिम्टम वाइज नहीं तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ देयर इज अ सिग्नेचर ऑफ की डिजीज वापस आ रही है। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू मेंशन अगेन एंड अगेन कि जो शुरुआत में आपके सिम्टम थे उनमें से अगर कोई भी सिम्टम आए तब आपको जरूर रिलैप्स सोचना चाहिए और दिखाना चाहिए। सर इसमें मुझे एक चीज बतानी है, जैसे मेरा आई डोंट नो माय डिजीज इट स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक, मतलब मेरे को हाँ सीएसओ में कुछ जैसे सब लोग बोलते हैं, नाउ आई रिलेटेड कि भी मेरे को सुनना बंद हुआ था सिर्फ पहले। बीइंग अ डॉक्टर माई सेल्फ मुझे ऐसे लगा कि शायद मिडल ईयर इन्फेक्शन है, तो उसकी ओके वजह ओके से वो मिडल ईयर ड्रेन किया। दैट वाज 2 years बिफोर माय एक्चुअल डिजीज, इट वाज इन 2018 व्हेन आई यस हैड यस दिस। बट माय डिजीज एक्चुअल में मेरे को डीएचए हुआ था, डिफ्यूज एल्वुलर ओके ओके हेमरेज। So I ओके was diagnosed. So after 4 years, and मतलब because it was never diagnosed, I started having small streaks of blood in ब्लड my sputum. But then again, it was not diagnosed. It was diagnosed because my HB fell down to 6, for which I was admitted, and then later on the tests were done. This was ओके all done in Fortis only. And but the point is this: कि my disease, in fact, I had a hearing loss 4 years before this. So my probably the disease were underscored progressing to this level. It came to DHA. In between, I had joint pains off and on, but there were no symptoms. So can this disease progress like this also? यस डेफिनेटली 100%। आपको जो वो 4 साल पहले जो हियरिंग लॉस और जो हुआ दैट वाज डेफिनेटली दिस डिजीज ओनली। और वेरी ऑफन ये ऐसा होता है कि अगर मेनी ऑफ द पेशेंट्स आर इनिशियली लेबल्ड एज कि उनको सीएसओएम है, और बट वही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको लगे कि किसी मतलब कान को छोड़कर कहीं और बीमारी आ रही है, जैसे जॉइंट पेन्स आप बोल रहे हो, तो अगर इफ यू वुड हैव मे बी मेट अ रोमेटोलॉजिस्ट और सर, तो आप उसी समय डायग्नोज हो जाता, बिकॉज जॉइंट पेन और कान का कोई रिलेशन नहीं है। सो कान वाल अगर सिर्फ कान तक दिक्कत रहती है तो सीओएसएम मोस्ट ऑफ द ईएनटी स्पेशलिस्ट विल लेबल इट एज सीओएसएम। बट अगर कान के अलावा आंख में दिक्कत जा रही है, मुंह में छाला आ रहा है, नोज में जा रहा है, या जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, तो then you should think of a multi-system disease, which is autoimmune diseases should be thought of, or like ANCA vasculitis. So And sir, definitely in जो this 4 years also, से था वो for आपको वही। relapse also, then we should take it like that we have नो नो, to रिलैप्स के लिए तो कहीं पे भी आपको आ रहा है, जैसे जहां पे इनिशियल ऑर्गन्स थे वहां पे कहीं एक पे भी सिम्टम आ रहा है, मेनी ऑफ द पेशेंट हैव ओनली नेजल क्रस्टिंग इन रिलैप्स, या थोड़ा बहुत फीवर, दैट्स इट। सो रिलैप्स में यू शुड नॉट लुक फॉर द कंप्लीट पिक्चर कि जो शुरू में हुआ था सारे वही आएंगे, नो। कोई भी सिम्टम आपको वैसा वाला आ रहा है, पुराना वाला, देन यू शुड टेक इट एज अ मार्कर ऑफ रिलैप्स। Thank you. यस Thank you, Priyanka. डॉक्टर, ये तेरा जस्ट लास्ट 2-3 क्वेश्चंस आई एम पुटिंग अप। एक का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे कि भी रिलैप्स हो ही ना, हम रिटुक्सीमैब सारी उम्र नहीं ले सकते? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये जो भी दवाइयां हैं, these आर हैविंग सम साइड इफेक्ट। कोई भी मेडिसिन इज नॉट फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स। सो ये मेडिसिन जो है, एक तो आपको पूरी जिंदगी मास्क डाल के रखना पड़ेगा, पूरी जिंदगी घर का खाना पीना पड़ेगा, सो विच इज आई थिंक नॉट गुड ऑप्शन। तो रिटक्सीमैब पूरी जिंदगी तो हम किसी को नहीं देते। हाँ, इफ इट डिजीज डिमांड्स देन वी हैव टू गिव समटाइम्स बियॉन्ड 4 years ऑल्सो, बट अदरवाइज वी गिव इट फॉर 3 to 4 years।
तो लाइफ लॉन्ग लेने से आपके जो सेल्स जो हैं, बिकॉज जैसे जैसे एज एडवांस होती है हमारी इम्यूनिटी वैसे भी डाउन होती है, और ऊपर से रिटक्सिमैब अगर लेंगे तो आपके जो सेल्स जो नॉर्मली हमें इन्फेक्शन से बचाव करके रखते हैं वो सप्रेस हो जाएंगे, तो यू आर लाइकली टू हैव सम इन्फेक्शन। एंड वन मोर। डॉक्टर एक मेरा क्वेश्चन था, कैन आई आस्क? हाँ जी, हाँ हाँ जी। हेलो या सर, श्योर। मेरे हाँ को जी, हाँ जैसे जी, हेलो। प्रॉब्लम में जैसे कहते हैं ना, आपने बोला था भी लेग्स में अगर ज्वाइंट में पेन है तब इस बीमारी से इफेक्ट हो रहा है वो, लेकिन मेरे को जैसे आधा घंटा या 1 घंटा हम कार में कहीं जा रहे हैं ट्रेवल, तो मैं उतरती हूँ तो मेरी लेग्स में बहुत पेन है, एकदम से स्ट्रेट खड़ा नहीं हुआ जाता, चलने में प्रॉब्लम ओके। आती है, मेरे को टाइम लगता है अपने आप को पूरा वो करने। तो ये किस चीज से रिलेटेड है मेरी ये प्रॉब्लम? तो मैं सीढ़ी चढ़ना, स्टेयर्स, ऐसे ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बेसिकली वही है कि सिम्टम वाइज तो वो बीमारी की वजह से तो नहीं लग रहा, मोस्ट लाइकली न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन होता है कि अगर खड़े होने पे अगर आपको ज्यादा पेन हो रही है, या फिर विटामिन डी की कमी से कई बार हो जाता है, तो इट कुछ और कारण उस पेन का लग रहा है रादर देन द डिजीज, बट स्टिल एक बार चेक करके ही हम बता पाएंगे, बट डेफिनेटली मुझे डिजीज की वजह से तो नहीं लग रहा है। वो वेरिकोज वेन्स की विटामिन डी की प्रॉब्लम कमी भी है से, मेरे को, वेरिकोज हाँ, वेन्स। उससे भी पेन हो सकता है, उससे भी हो सकता है, बट अच्छा, जनरली वो लॉन्ग स्टैंडिंग पे होगा, ऐसे नहीं कि आप एकदम से खड़े हुए और तब हो जाएगा। एकदम से एकदम से खड़े नहीं, होने जैसे पे हो आधा रहा है तो घंटा वो, 1 घंटा लगातार बैठे हैं तो खड़े होने पे तब होती है। हाँ, तो वो हो सकता है उसकी वजह से, मतलब वो बीमारी की वेरी वजह से नहीं लग रहा। हाँ जी, वेरिकोज वेन्स वगैरह ही हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके जी। सर एक क्वेश्चन है कि रिटक्सीमैब लेने के बाद कितनी देर रेस्ट करनी चाहिए? रेस्ट तो देखो ऐसे कोई जरूरी नहीं है, वो हम लगाते ही 6 घंटे में है इंजेक्शन, वेरी स्लो हम लगाते हैं, उसके बाद तो यू कैन बी इमीडिएटली डिस्चार्ज। सो ऐसे रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, बट ये है कि आपको रिटक्सीमैब के बाद जनरली अगर उससे कुछ किसी किसी को जैसे रिएक्शन होता है तो वो रिटक्सीमैब लगाते समय ही होता है, उसके बाद जनरली कोई साइड इफेक्ट्स होते नहीं है, तो आपको बस अपना वो इन्फेक्शन का परहेज करके चलना है, बट ऐसा रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है उसके बाद। सर ऐसा भी होता है रिटुक्सीमैब के बाद जिम जैसे जा रहे हैं तो हमें वेट वगैरह नहीं उठाने में किससे, ऐसा भी कुछ इसमें होता है कि नहीं जिम नहीं, नहीं जाना? ऐसा ऐसा है कुछ, ऐसा नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिम जाना है तो मास्क डाल के जाना। मास्क डाल के जाए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और एक्सक्यूज सर मी सर, हाँ रिटक्सी जी, हाँ जी। से आईजीजी लेवल भी कम होता है? हाँ जी, डेफिनेटली आईजीजी उससे कम होता है, इसीलिए जब भी हम नेक्स्ट रिटक्सीमैब की डोज लगाते हैं हम हमेशा आईजीजी करवाते हैं। अगर वो आपके 500 से ऊपर है तभी हम नेक्स्ट डोज लगाते हैं, रादर 300 से ऊपर होने पे ही हम उस, 300 से कम है तो फिर हम रिटक्सीमैब नहीं लगाते हैं। तो आईजीजी उससे कम होता है, और किसी ने पूछा कि अगर हम रिटक्सीमैब बंद ओवर हो जाएगा तो उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे, यस वो नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, एक हाँ छोटी जी, सी हाँ जी, क्वेरी है। हाँ जैसे जी। अभी वन हाँ ऑफ द जी, केस कोई बता रहे थे कि उनको 3-4 साल पहले एक कोई सिम्टम कान का, हियरिंग लॉस का या कुछ हियरिंग इम्पेयरमेंट का उनको लगा, हाँ जी, हाँ और जी, दैट मीन्स दैट वाज द इंडिकेशन ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज। हाँ, लेकिन यस यस। की प्रोग्रेशन जो थी वो स्लो रही उनके केस में फॉर्चुनेटली। हाँ जी, तो हाँ जी, तो ऐसे जैसे एक हेल्दी बंदा है, कोई भी पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, हाँ जी, हाँ उसके जी। लिए कौन से रेड फ्लैग्स हैं? जो ये रेड फ्लैग आए तो आप हमें जीपीए के बारे में या ऑटो इम्यून के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे कौन से रेड फ्लैग हैं? जैसे कोई, क्योंकि नॉर्मली अगर किसी के ईयर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि वो ईएनटी के पास जाएगा, ईएनटी को, डॉक्टर को किस पता ही नहीं इसके बारे में, वो आपको 2-4 दवाई देंगे और भेज देंगे। तो क्या ईएनटी डिपार्टमेंट को भी इसके बारे में पता होता है, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होंगे, कि हाँ जी ये इसका भी इसका कनेक्शन ऑटो इम्यून डिजीज से है? कोई आपकी ऐसी कोऑर्डिनेशन होती है आपके डिपार्टमेंट की ईएनटी वालों के साथ कि इस, जो ये इनकी सिम्टम्स है क्योंकि स्पेसिफिकली? ये बीमारी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होती, जब तक आप स्टेरॉइड नहीं देंगे आपके सिम्टम ठीक नहीं होंगे, तो अगर आपके मल्टीपल एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद भी या तो साइनस ठीक नहीं हो रहा है, नोज के सिम्टम ठीक नहीं हो रहे हैं, कान के सिम्टम ठीक नहीं हो रहे हैं, देन यू शुड थिंक ऑफ जीपीए। और दूसरा कि जैसे एक एक जगह की बजाय 2-3 जगह में सिम्टम्स है, मान लो कान में भी सिम्टम चल रहे हैं, जोड़ों में भी दर्द हो रहा है, चमड़ी पे भी दाग हो रहे हैं, देन अगेन इट इज समथिंग मल्टी सिस्टम, कोई ऐसी बीमारी है जो एक सिस्टम की नहीं है, मल्टी सिस्टम है, तो उसमें उस दैट कुड ऑल्सो बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ जीपीए। इस चीज के लिए मैं भी कुछ डॉक्टर ऐड करना चाहूंगी कि हम, आपने कहा कि भी ईएनटी के डॉक्टर्स को क्या इसके बारे में पता होता है? सिंस इट इज ए रेयर डिजीज तो इसकी अवेयरनेस अमंग द डॉक्टर्स भी कम है,
ये नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है, रेयर होने की वजह से वो पेशेंट्स कम देखे होते हैं तो इसलिए पता कम होता है। दैट इज व्हाट वेस्कुलाइटिस सोसाइटी इज डूइंग, स्प्रेडिंग द अवेयरनेस ऑफ वेस्कुलाइटिस। तो इसके लिए मैं ये सबको ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आसपास किसी को पता चले, किसी को डॉक्टर्स के बारे में पूछना है तो यू डू कॉन्टेक्ट वेस्कुलाइटिस सोसाइटी। यू जस्ट फॉलो अस ऑन द सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, जिससे आपको, जिसकी अवेयरनेस स्प्रेड करने में आपकी भी मदद होएगी। सो आई हाँ थिंक जी, डॉक्टर क्वेश्चंस आर तो कीप ऑन फ्लैगिंग। तो if yes, you yes. permit, so we can take 5-4 minutes more, and if you have Yeah, time, no issue. other, no Yeah, no issues. issue. I Okay, think okay. Ria has asked a question ki, I think it's Ria, ki after relapse, doctors start again rituximab induction dose. Are there any Yeah, other treatment option? Yes. yes, So एक तो ऑप्शन है कि हम रिटक्सी दोबारा लगा दें। अगर आपको पहले रिटक्स से अच्छा रिस्पॉन्स आया है तो रिलैप्स में हम जनरली रिटक्सी दोबारा लगाते हैं। बट अगर हमें ऐसा लगा कि रिटक्सीमैब से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया या इनएडुकेट रिस्पॉन्स आया, देन द अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन इज साइक्लोफॉस्फेमाइड। सो दीज आर द टू बेस्ट ड्रग्स। इसके अलावा अदर ड्रग्स जो हैं वो बहुत माइल्ड ड्रग्स हैं, वो इतने इफेक्टिव नहीं है। द बेस्ट ड्रग्स अगर तो मेजर रिलैप्स है, रिलैप्स भी डिपेंड करता है आपको माइनर है या मेजर है। माइनर मतलब कि थोड़ा बहुत नाक से खरीद आ रहा है, थोड़ा बहुत जोड़ों में दर्द है या बुखार है, तब तो हम मीथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनोमाइड, अजाथियोप्रान ये सब गोलियां दे सकते हैं। लेकिन अगर मेजर रिलैप्स है कि लंग्स में दिक्कत है या किडनी में दिक्कत आ गई है, तब हमें साइक्लोफॉस्फेमाइड या रिटक्सीमैब ही लेना पड़ेगा। thank you, आई doctor. थिंक अनदर, हाँ जी, हाँ जी। Another है लाइक प्रीत कमलजीत कमल कौर। इज सेइंग, हाँ 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 जी, जी हाँ सर, जी। बताइए। एक प्रीत कमल का है कि 2.5 ये mg दे हैव रीच्ड, अब आगे कैसे टेपर करना है। सो वो डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल है, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, फिर हम उसको अल्टरनेट डे कर देंगे। और अगर आपको ऑलरेडी 1.5 साल हो गया है और कोई अब बिल्कुल ठीक रही है बीमारी, तो वी कैन स्टॉप ऑल्सो। अदरवाइज वी कैन टेपर टू 2.5 mg अल्टरनेट डे एंड देन वी कैन स्टॉप। थैंक यू डॉक्टर। मैम कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? यस। सर पूछनी है कि हम लोग जैसे 4 इयर्स का ट्रीटमेंट लेते हैं, 5 इयर्स का ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बाद दवाई बंद हो जाती है। व्हाट डज दैट हाँ मीन जी। कि भाई हमारा जो ऑटो इम्यूनिटी है वो लाइफ लॉन्ग के लिए हमारा वो इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया है, या वो व्हाट डू वी मीन कि फिर डिजीज इज मतलब वो रिमिशन में जब चली जाती है तो क्या व्हाट इज द एक्चुअल थिंग गोइंग ऑन? ओके, सो बेसिकली रेमिशन मींस कि जो बीमारी आपके टिश्यू लेवल पे चल रही थी, हमने इतना एडुकेट डोज डिजीज वो दवाई का दे दिया कि हमने वो बीमारी को, वी हैव कंट्रोल्ड इट फॉर वंस। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस एक बार डिजीज रेमिशन में रह गई, यू हैव कंप्लीटेड योर मेंटेनेंस थेरेपी। मेंटेनेंस थेरेपी वो उस ड्यूरेशन के लिए बनी ही इसलिए है कि टू इरेडिकेट अ डिजीज फॉर फॉर अ वाइल, मतलब कि आपने एक टाइम के लिए उस डिजीज को इरेडिकेट कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार आपका 4 साल का रिटक्सीमैब खत्म हो गया तो उसके बाद आप लाइफ लॉन्ग, आपको बीमारी दोबारा नहीं आ सकती। कब दोबारा भी आ सकती है, हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन आगे भी आ सकती है। हमारे पास कुछ ऐसे मरीज भी हैं जो 10 साल के बाद उनको दोबारा सिम्टम शुरू हुए। सो अगेन यू हैव टू बी वॉच आउट फॉर द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज लाइफ लॉन्ग। आपको इसके जो भी लक्षण है उसके बारे में जिंदगी भर के लिए ही आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सिम्टम दोबारा आएंगे तो डॉक्टर को दिखाना है। तो हाँ, बट अगर आप 4 इयर्स के लिए रेगुलर लिया है, कोई आपको रिलैप्स नहीं हुआ है, तो चांसेस आर वेरी लो, वेरी लो, थैंक यू बट दे आर डॉक्टर। स्टिल। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू डॉक्टर। ओके नेक्स्ट जी। क्वेश्चन इज बाय कमलजीत कौर। हाँ जी, हाँ जी। कमलजीत मैम। I don't, she is not there. ओके, ओके। तो थैंक यू डॉक्टर। ओके आपने जी, वेलकम। सब पेशेंट्स को बड़ी लेंथी और बहुत अच्छे से समझाया है, हाँ और जी, हमने 1 घंटा कह के आपका 1.5 घंटा ले लिया। कोई बात तो नहीं, कोई बात कि नहीं। आई थिंक कवलजीत आए थे, बट चलो एनीवे। आए थे। कमलजीत, हाँ आर जी, यू देयर? कवलजीत जी हैं। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। मैं ऑर्थराइटिस की पेशेंट हूँ, हाँ जी, 35 ईयर से। ओके, तो मैं ओके, आपसे मिली भी हूँ पीजीआई में, ओके। और अमन सर से मेरा, डॉक्टर अमन सर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ऑर्थराइटिस पेशेंट को वेस्कुलाइटिस होने के चांसेस होते हैं?
और इसके लिए जनरली नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत लंबे टाइम से आर्थराइटिस है तो फिर वो आर्थराइटिस ही रहेगा। बट कई बार ऐसा ओके होता है कि मिस लेबल्ड हो जाते हैं, कि कई बार जैसे जीपीए की बीमारी है, जो वैस्कुलाइटिस की बीमारी है, उसमें भी शुरुआत में केवल जोड़ों में दर्द होता है, उसमें भी कई बार आरए फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है। तो कई बार लोगों को मिस लेबल कर दिया जाता है कि उनको आरए है। बट अगर काफी टाइम से आपको आर्थराइटिस चल रहा है और कोई नया सिम्टम नहीं आया, तो अनलाइकली है कि अब आपको वैस्कुलाइटिस होगा। वो तभी होता है अगर आपको पहले ही गलत लेबल दिया गया हो, आपको शुरुआत से ही जीपीए की आरए की बजाय जीपीए हो। तो ऐसे काफी सालों की ओके। बीमारी में वो वैस्कुलाइटिस में कन्वर्ट होने का नहीं रहता है रिस्क। अच्छा, एक क्वेश्चन और था सर मेरा कि हाँ जी। इस ये बीमारी बहुत खतरनाक है, ये तो जैसे हम सब जानते हैं, ये ना हो इसके लिए कोई प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमने हमें? नहीं जी, ऐसी कोई डाइट नहीं है। अगर ये आपको होनी है तो हो ही जाएगी। ये आपकी जीन्स में, आपके एनवायरनमेंट से इसका लेना देना है। ये किसी को भी हो सकती है, ऐसी कोई डाइट नहीं है जिससे हम इसको होने रोक से रोक सके। सकते। रोक सकते हैं? हाँ ठीक जी, है, हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू वेलकम। मैम। सर एक लास्ट क्वेश्चन सुहानी का है कि सर ने इट इज फाइन टू स्टॉप सेप्ट्रन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। इज इट फाइन टू स्टॉप टेकिंग सेप्ट्रान? देखो, सेप्ट्रान हम जनरली तभी बंद करते हैं अगर सेप्ट्रान से किसी के सेल कम हो रहे हो या फिर किसी के लिवर में दिक्कत आ रही हो, तब हम बंद करते हैं। अदरवाइज इट इज ऑलवेज गुड। जब तक स्टेरॉइड चल रहा है तब तक तो सेप्ट्रान देना बहुत जरूरी है। हालांकि रिटक्सीमैब के साथ भी जरूरी है, बट अगेन अगर किसी को कोई उससे जीआई इंटॉलरेंस हो रही हो, पेट में गड़बड़ रह रही हो, या किसी के जैसे मैंने बताया सेल कम हो रहे हो, लिवर में दिक्कत आ रही हो, या कोई एलर्जी हो रही हो, तभी हम उसको बंद करते हैं। अदरवाइज इट इज ऑलवेज सेफ कि हम सेप्ट्रान को जब तक रिटक्सीमैब चल रहा है तब तक कंटिन्यू करें। सर एक और चीज, जो सेप्ट्रान है इसका ड्रग इंट्रैक्शन होता है एजोथायोप्रिम के साथ में, मतलब अकॉर्डिंग हम्म टू द लिटरेचर इट लीड्स टू बोन मैरो हम्म सप्रेशन। तो हम्म। अगर लाइक आई एम टेकिंग एजोरन एंड सेप्ट्रान, तो ये ड्रग इंट्रैक्शन मतलब इज इट, उसकी अगर आप उसकी पैम्पलेट पे पढ़ो तो उसमें ड्रग इंट्रैक्शन में बोन मैरो हाँ, सप्रेशन। बेसिकली वो लिखा है, बट दैट इज वेरी रेयर। एजाथियोप्राइन खुद से ही सेल कम करा सकता है, बोन मैरो सप्रेशन करा सकता है। और जनरली अगर मतलब ऐसा नहीं है कि सेप्टान साथ में लेंगे तभी वो बोन मैरो सप्रेशन होगा। वो अगर तो इंटरेक्शंस हम देखें तो इंटरेक्शंस तो बहुत सारे ड्रग्स के साथ मेंशन होता है, बट जनरली वी डू नॉट कम अक्रॉस एनी साइड इफेक्ट्स विद टुगेदर एजाथियोप्राइन एंड सेप्टान। ओके। हाँ जी, हाँ जी। बाकी वो दोनों ड्रग इंडिविजुअली बोन मैरो सप्रेशन करा सकते हैं, इसीलिए हम सीबीसी वगैरह से मॉनिटर करते हैं। आई थिंक अब तो सब लोग सेटिस्फाइड हो गए हैं, और ये तो एंडलेस सेशन है। तो यस। मेरे को लगता है हमारी जितनी भी ऑनलाइन मीट्स हुई हैं, तो दिस इज द वन के जिसको हमने अपनी मर्जी से लेंथ ही कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, एंड ऑल आर सेटिस्फाइड। एंड द प्लस पॉइंट इज के हमारे डॉक्टर हमारे साथ खुश हैं, एंड दे आर हैप्पी हाँ टू जी। टेक मोर एंड मोर टाइम। थैंक यू डॉक्टर, हम ये ऑनलाइन मीट कभी भी नहीं भूलेंगे कि जिसमें आपने सबको खुश किया, एंड वी वुड लाइक टू हैव अगेन in our online meet sessions. Sure, sure. Thank you very much. My pleasure. Thank you very much. Thank you, Doctor. Thank you. Okay. Thank you everyone for being a part of the Vasculitis Society. थैंक थैंक यू तो मैम। थैंक यू। मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहती हूँ जो भी हमारे साथ हैं। तो कमिंग 27 अप्रैल को वेस्कुलाइटिस सोसाइटी। सूरज चढ़ना तो ईस्ट वाले आऊगी आऊगी लाल हेलो, संध्या पार्क है ना जो हेलो, ईस्ट प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। हेलो। तो मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ कि 27 अप्रैल को हम लोग एक वॉक अरेंज कर रहे हैं फाइनल पीजीआई के डॉक्टर्स के साथ। जो वॉक पीजीआई से स्टार्ट होएगी मॉर्निंग 6 AM। तो इसमें हम लोग एमिनेंट पर्सनैलिटी को भी बुला रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग हमारे साथ ज्वाइन करें। सिंस ये मॉर्निंग 6 AM है, तो जो जो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं दे आर द मोस्ट वेलकम। तो मैं ये सारा कुछ पूरी डिटेल्स ग्रुप में शेयर करूंगी। द एमिनेंट पर्सनैलिटीज शहनाज गिल। तो आप सबको मौका मिलेगा शहनाज गिल के साथ मिलने का, फोटो क्लिक करवाने का। तो लेट्स हैव ए वॉक विद शहनाज गिल एंड विद द डॉक्टर्स ऑफ द पीजीआई टिल सुखना लेक। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। Nice थैंक session. यू It was really a एवरीवन। nice session. थैंक थैंक यू। यू। नाइस। Thank you. हेलो। हेलो।
थैंक यू पूजा। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय थैंक यू एवरीवन। मैम। थैंक यू। थैंक यू थैंक पूजा यू। बाय, गुड नाइट, कीप गुड इट अप। नाइट। गुड थैंक नाइट। यू मैम, वंडरफुल कोर्स।